बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 10 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं शरारत, आवाज़ तालियाँ, मुसन्निफ़ असर नोमानी। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं इस किताब का लास्ट पार्ट नंबर 10, सफ़ा नंबर 150 से। आप इस वक्त फैक्ट्री गए थे ना? सलीम ने हलील साहब से पूछा। हलील साहब को ख्वाब में भी इस सवाल की तवक्का नहीं थी। वो बेख्तियार चौंक उठे। उनकी ये हरकत इतनी वाज़िया थी कि रज़िया ही नहीं, नजमा ने भी उसे महसूस कर लिया। हलील साहब कई लम्हे आंखें फाड़े सलीम को घूरते रहे। जवाब दीजिए। मैं कहीं भी गया था, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? आखिर हलील साहब ने संभलते हुए कहा। इसका मतलब अभी अर्ज करता हूँ, सलीम ने कहा। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या आप इस वक्त फैक्ट्री गए थे? हाँ, गया था। हलील साहब सख्त लहजे में बोले। मैं अपनी अलमारी की चाबियां वहां भूल आया था। और जब चाबियां लाने गए तो अलार्म क्लॉक भूल आए? सलीम मुस्कुराया। वाकई इस उम्र में याददाश्त कितनी कमज़ोर हो जाती है। अलार्म क्लॉक? कैसा अलार्म क्लॉक? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? हलील साहब बोल रहे थे मगर उन्हें अपना दिल सीने में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। पेशानी पर पसीने के कतरे उभरने लगे। नजमा और रजिया बड़ी हैरत से कभी उनकी तरफ और कभी सलीम की तरफ देख रही थी। वही अलार्म क्लॉक हलील साहब जो आपके साहबजादे ने हार्वर्ड से हासिल किया था, सलीम ने बड़े मज़े से कहा। और आज ठीक 8 बजे स्टार केमिकल इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री को तबाह कर देगा, क्योंकि वो क्लॉक नहीं, टाइम बम है। तुम बकवास कर रहे हो। हलील साहब जोश में खड़े हो गए। आखिर ये संगीन इल्ज़ाम लगाने की तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? वो नजमा की तरफ घूम गए। नजमा बेटी, क्या बूढ़े चचा को निकालने के लिए कोई और मुनासिब बहाना तलाश नहीं किया जा सकता था? नजमा को एकदम गुस्सा आ गया। सलीम, उसने घूरते हुए सख्त तरीन अल्फाज सलीम को सुनाना चाहे। ज़रा सब्र कीजिए नजमा खातून, सलीम ने इतनी सख्त आवाज़ में कहा कि अल्फाज नजमा के गले में घुट कर रह गए थे। सलीम का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर सुर्खी की झलक थी। ये कुछ ऐसा मर्दाना वकार पैदा हो गया था उसके सरापे में कि नजमा किसी नन्ही सी बच्ची की तरह सहम गई। इससे पहले कि आप मजीद झूठ बोलकर अपने गुनाहों में इजाफा करें, सलीम ने हलील साहब से मुहातब होकर कहा। सुन लीजिए ये कि आपकी अदम मौजूदगी में हावर का फ़ोन आया था और उसने अनजाने में वो तमाम बातें मुझसे कह दी जो उसे नासिर से कहना चाहिए थी। सलीम सोफे से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ऐन दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। अब उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। मैं आपकी कई मुश्तबा बातें नोट कर चुका हूँ। हावर की बातें सुनकर मुझे सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। चनाचा आपकी इतला के लिए बता दूं कि जिस अलार्म क्लॉक को आप टाइम बम समझकर फैक्ट्री में रख आए हैं वो बिल्कुल बेज़रर है। नासिर ने रजिया के मकान के सामने कार से जो डिब्बा टाइगर से छीना था उसमें नजमा का क्लॉक रखा था, और ये हाथ की सफाई आपकी दुआ से मेरा कारनामा थी। मुझे अफसोस है कि फैक्ट्री उड़ाने की आरजू पूरी ना हो सकेगी। हलील साहब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो आगे बढ़े। ज़रा ठहरिए हलील साहब। सलीम दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़ा हो गया। अगर आप अब तक ये शायराना कलाम नहीं समझ सके तो मक्ता अर्ज करता हूँ। मुझे हैरत है कि आपने ये नहीं पूछा कि नजमा का क्लॉक तो मैंने उस डिब्बे में रख दिया, मगर वो टाइम बम कहाँ रखा? बहरहाल आपने पूछते में तकल्लुफ़ किया
तो मैं ये तकल्लुफ़ नहीं करूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वो टाइम बम इस वक्त आपके साहबजादे के पलंग के नीचे रखा है और वो खुद इस पलंग पर इस्तराहत फरमा रहे हैं। और उसने रज़िया की तरफ देखा। क्यों रज़िया बहन, इस वक्त क्या टाइम है? 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। रज़िया ने कुछ ना समझते हुए जवाब दिया और सलीम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस हिसाब से इस टाइम बम को फटने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। नासिर! हलील साहब बेख्तियार चीख कर दरवाजे की तरफ भाग पड़े। कहाँ जा रहे हैं हलील साहब? सलीम ने एक हाथ से उनका बाजू पकड़ लिया। मैं तो बहस बकवास कर रहा था, आप तो मेरी एक बात भी नहीं समझे थे, फिर ये बेताबी क्यों? खुदा के लिए मुझे जाने दो। हलील साहब ने बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। वो मर जाएगा, नासिर मर जाएगा, मेरा इकलौता बेटा मर जाएगा। वो तो टाइम बम ही था ना? हाँ। ये आपकी स्कीम थी या नासिर की? नासिर की। हलील साहब बदस्तूर बाजू छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहे थे। मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर वो तुमसे और नजमा से इंतकाम लेने के जोश में अंधा हो रहा था। मुझे जाने दो तारिक, मुझे जाने दो। खूब। सलीम ने नजमा की तरफ देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। तो ये टाइम बम की साजिश नासिर की थी। हाँ हाँ, अब मुझे जाने दो। मगर वो 4 करोड़ वसूल करने की साजिश तो गालबन आप ही की होगी। नासिर इतना ज़हीन हरगिज नहीं है। हलील साहब यूं उछल पड़े जैसे उनके जिस्म में बिजली का करंट गुजर गया हो। अब उन्होंने बाजू छुड़ाने की जद्दोजहद छोड़ दी थी और आंखें फाड़े सलीम को यूं घूर रहे थे गोया वो सलीम नहीं कोई खौफनाक भूत हो। मगर ये कैफियत चंद लम्हे के लिए ही थी, क्योंकि फौरन ही वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगे थे। तो तुम्हें उसका भी मालूम हो गया? जी हाँ, बदकिस्मती से आप दोनों बाजियां हार चुके हैं। अचानक जैसे हलील साहब को होश आ गया, वो तेजी से उठे। नासिर! और ये कहते हुए एक मरतबा फिर दरवाजे की तरफ भागे। इत्मीनान रखिए हलील साहब, सलीम ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। आप या नासिर, किसी को भी बम से उड़ाने में मैं झुझक महसूस नहीं करूंगा, मगर मैं इतना संगदिल नहीं हूं। मैंने इस बम का सर्किट तोड़कर इसे बेकार कर दिया है। ये तरकीब सिर्फ इसलिए की गई थी कि इसके बगैर शायद आप अपने मुंह से अपने जुर्म का इतराफ ना करते। ओ! हलील साहब ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गए। खुदा के लिए सलीम भाई, रज़िया अब मजीद जब्त नहीं कर सकी। आखिर ये सब क्या किस्सा है? कुछ नहीं रज़िया बहन। सलीम कुछ अजीब अंदाज से मुस्कुराया। ये एक मौका परस्त की दास्तान है, जो बदकिस्मती से सब कुछ था मगर मौका परस्त नहीं था। और उसके बाद उसने पूरी तफसील से तमाम वाक़यात दोहरा दिए। सिर्फ नासिर और हलील साहब की दास्तान ही नहीं, बल्कि अपने वाक़यात भी, कि किस तरह यहाँ आया और क्या हालात थे। जब नजमा की कार ने रक्शे की टक्कर मारी थी, उसने वो 4 करोड़ रुपए भी लाकर नजमा के सामने डाल दिए। और अब नजमा खातून, वो आखिर में बोला, अब आप जो चाहें अपने अंकल से कह सकती हैं, मगर बराह करम मुझे मेरे 25,000 अनायत कर दें ताकि मैं अपने घर का रास्ता पकड़ूं। शायद किसी और दौलतमंद लड़की को आर्जी शोहर की ज़रूरत हो। सलीम साहब, नजमा बहती हुई आंखों और भराई हुई आवाज़ से बोली, खुदा के लिए अब कुछ न कहिए, खामोश हो जाइए। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस चुड़ैल रज़िया के सामने आपके कदमों में गिर जाऊं? जिंदाबाद! रज़िया ने एक नारा लगाकर उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी। अरे तुम कहाँ चली? सलीम ने पूछा। काजी साहब को बुलाने। रज़िया ने हवा के झोंके की तरह कमरे के दरवाजे से निकलते हुए कहा। नया पैराग्राफ। दूसरे दिन हफ्ता था। उम्मीदवारों के इंटरव्यू को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। आज नतीजे का ऐलान किया जाने लगा था। फैक्ट्री का पार्क उम्मीदवारों से भर चुका था, मगर उम्मीदवार ही क्यों, इस हजूम में बहुत से हड़ताली मजदूर भी शामिल थे। मजदूरों का एक गिरोह फैक्ट्री के गेट के बाहर जमा था। सब जैसे किसी खास वाक़े के पेश आने के मुंतजिर थे।
ठीक 8 बजे चौकीदार ने अपनी जानी पहचानी कार को आते देखकर जल्दी से गेट खोल दिया। कार अंदर दाखिल हुई और बाहर खड़े हुए मजदूर भी एक बहती हुई मौज की तरह अंदर आ गए। कार ठीक मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के सामने जाकर रुकी। पहले नजमा उतरी और फिर जैसे सारे हजूम की सांसें रुक गईं। नजमा के पीछे उतरने वाला फैक्ट्री का मैनेजर नासिर, मगर किस अंदाज में। आज उसके जिस्म पर पेश की कीमत सूट नहीं, चपड़ासी की वर्दी थी। लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हैरत और ताज्जुब की एक लहर सी एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलती चली गई, मगर नासिर नजमा के पीछे सर झुकाए गिरदोपेश से बेनियाज आगे बढ़ रहा था। चपड़ासी? जी बेगम साहिबा, नासिर मुरझाई हुई आवाज में बोला। अपनी जगह संभालो। जी बेगम साहिबा, नासिर ने जवाब दिया और चपड़ासी के स्टूल पर बैठ गया। पहला चपड़ासी इस नाकाबिले यकीन मंजर पर सर धुनता हुआ स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। नजमा पर्दा उठाकर कमरे में दाखिल होगी। सलीम ने मेज के पीछे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो 7 बजे ही फैक्ट्री में आकर अपनी जगह संभाल चुका था, और सिर्फ वही क्यों, उसके साथ कोई और भी था। आप नाश्ता किए बगैर आ गए थे? नजमा ने उसके करीब एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चाय वगैरह पी या यूं ही बैठे काम कर रहे हो? वेटर? सलीम ने सामने रखी हुई घंटी पर हाथ मारा। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ऑफिस से मुल्हका छोटे से कमरे में अलहदा चाय बनाने का इंतजाम था, जहां एक दुबला पतला सा मोमर आदमी चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होने वाले वेटर की झब ही निराली थी, और क्यों ना होती, वो कभी खुद मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुका था। एक प्याली चाय बनाने में इतनी देर? नजमा ने डांट पिलाई। मालूम है साहब नाश्ता किए बगैर फैक्ट्री आ गए हैं। कल से देर नहीं होगी बेगम साहिबा, वेटर ने सर झुकाकर ट्रे मेज पर रखते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, सलीम ने कहा और नजमा चाय बनाने लगी। मुंतहिब उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उसने प्याली सलीम की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, किस पोस्ट के उम्मीदवार का? सलीम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इंचार्ज लेबॉर्ट्री या इंचार्ज खानादारी? नजमा शर्मा गई। आखिरी जगह तो अब पुर हो चुकी है, वो आहिस्ता से बोली। तनख्वाह कितनी मिलेगी? जितनी आप मांगेंगे। 25,000 रुपये माहाना, और खाना कपड़ा नीज बच्चे बोनस में, सलीम ने जवाब दिया। बड़े शरीर हैं आप। नजमा बिल्कुल सुर हो गई। सलीम ने दोबारा घंटी पर हाथ मारा। चपड़ासी, उसने आवाज दी। जवाब में नासिर सर झुकाए कमरे में दाखिल हुआ। परवेज खान और अनवर हुसैन को बुलाओ, सलीम ने कहा। नासिर उसी तरह सर झुकाए वापस जाने लगा। दोनों को एक साथ, अलग अलग नहीं, सलीम ने पुकार कर कहा। और फिर 1 मिनट के बाद परवेज और अनवर दोनों सलीम के सामने खड़े थे। किस तरह खड़े थे ये ना पूछिए मिस्टर परवेज। यस सर। आपके पास चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिफारशी खत है ना? जी हाँ, बहुत खुश होकर परवेज ने जवाब दिया। जरा दिखाइए तो। सलीम ने हाथ बढ़ाया। परवेज ने एक तमकिनत अमेज निगाह अनवर पर डाली और जेब से एक तय किया हुआ कागज निकालकर सलीम को दे दिया। सलीम ने बड़े इत्मीनान से कागज परवेज के हाथ से लिया और दूसरे लम्हे उसके पुर्जे पुर्जे करके रद्दी की टोकरी में डाल दिए। पुर्जे परवेज आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं, सलीम ने कहा, और ये बात याद रखिए कि वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में मुलाजमतें सिर्फ ज़ाती काबिलियत और सलाहियत के बल पर मिला करेंगी। परवेज मार खाए हुए हच्चर की तरह चुपचाप कमरे से निकल गया। और अब आप मिस्टर अनवर हुसैन? सलीम कुर्सी से खड़ा हो गया। आप इंतहाई नामाकूल आदमी हैं, इस कुर्सी के रोब में आ गए। अरे ये वही कुर्सी तो है जो 1 हफ्ते पहले बाहर पड़ी थी। इसके अलावा तुम ये बात क्यों भूल गए दोस्त कि जिस कुर्सी पर भी बैठे हो, दोस्त दोस्त ही होता है। सलीम भाई, अनवर जोश और मुसर्रत से सलीम से लिपट गया। अपनी भाभी से मिलो, सलीम ने अलग होते हुए नजमा की तरफ इशारा किया।
1 हफ्ते पहले ये सिर्फ इस फैक्ट्री की मालिका थी, अब मेरी भी हैं। बुजुर्गों ने सही कहा है, दौलतमंद की नीयत कभी नहीं भरती। अब ये मालूम नहीं कि ये पहले खुश थी या अब ज्यादा खुश हैं। मगर ये सब हुआ कैसे? अनवर बेहद हैरान था। अफसाना बहुत तवील है, मुख्तसर तौर पर इतना समझ लो कि शादी जबरदस्ती की थी, लेकिन रुखसती इनकी मर्जी से हुई है। नजमा शर्माई जा रही थी। अपनी दोस्त का तारुफ भी कराइए, वो बड़ी मुश्किल से बोली। तारुफ? सलीम ने सर खुजाया। भाई तारुफ तो अपना ये खुद ही कराएंगे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये हमारे नए लेबॉर्ट्री इंचार्ज हैं। नाम है अनवर। गुज़श्ता 1 घंटा में मैंने तमाम उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायज़ा लिया तो ये मुझे सबसे मौजू उम्मीदवार महसूस हुए। काबिलियत के लिहाज से मुमकिन है 1-2 हम पल्ला इनके और भी मिल जाएं, मगर सलाहियत के एतबार से इसलिए ज़्यादा है कि 200 उम्मीदवारों के हक के लिए लड़ने का हौसला सिर्फ इन्होंने किया था। आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई भाभी। अनवर नजमा से मुखातब हुआ और शादी की मुबारकबाद के सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आपने एक ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है जो मुफलसी के आलम में भी इज्जत नफ्स के मानी याद रखता है। उसने सलीम की तरफ देखा। अगर मुझे ये मालूम होता कि सलीम भाई कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी थी, वो बोला, शायद मैं खुद इस पर बैठने के लिए आपसे लड़ पड़ता। पूरी दास्तान आप सुनाएं या ना सुनाएं, कम से कम ये तो बताएं कि कल का मैनेजर आज का चपरासी कैसे बन गया। अरे भैया, ये दोनों बाप बेटे बड़े अल्लाह वाले हैं, सलीम ने जवाब दिया। गुज़श्ता हफ्ते 2-4 बातें ऐसी हुई। कैसी बातें? अनवर ने बात काटते हुए पूछा। भाई जैसे मुझसे हाँ लड़ बैठे थे या उस वर्कर को निकाल दिया वगैरह वगैरह, सलीम ने बताया। कहने को ये मामूली बातें हैं, कोई दूसरा होता तो इतना सा भी ख्याल ना करता, मगर हलील साहब ने कहा कि दौलत और मनसब पाकर हम अपनी हैसियत खो बैठे थे। अब इसका कफ़ारा इसी तरह अदा हो सकता है कि जिस शय ने हमें इंसान होना बुला दिया था उसे त्याग कर अपने नफ्स को करार वाकई सज़ा दें, और वो सज़ा ये होगी कि नासिर जिस फैक्ट्री में मैनेजर था उसमें 1 दिन का चपरासी बनेगा और मैं 1 दिन के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का वेटर। चनाचा ये चाय जो हमने अभी पी है हलील साहब ने बनाई थी। हमने बहुत समझाया, मिन्नत समाजित की, मगर वो नहीं माने। बोले तारीख में 1 दिन के सुल्तान के बाद 1 दिन का चपरासी और 1 दिन के वेटर का इजाफा जरूर किया जाएगा। अनवर बेचारा हैरत से सलीम की सूरत देख रहा था। ये पहेली उसकी समझ में हाक नहीं आई थी। उसे क्या मालूम था कि जब हलील साहब के सामने एक तरफ जेल की कोठरी और दूसरी तरफ वेटर की वर्दी रखी गई तो उन्होंने खुद अपने हाथों से नासिर को वर्दी पहना दी। तय ये हुआ कि आज शाम को सलीम की वलीमे में शरीक होने के बाद वो हमेशा के लिए इस शहर से चले जाएंगे। वलीमा शाम का इसलिए रखा गया था कि जामनगर से सलीम के वालिदैन इससे कबल नहीं पहुंच सकते थे, जिन्हें कल शाम ही तार दिया गया था। मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, अनवर ने सोचते हुए कहा, मगर आप दोनों का मूड आज तफसीलात में जाने का मालूम नहीं होता, इसलिए इस जिक्र को छोड़िए और ये बताइए कि आप अभी मेरे लेबॉर्ट्री इंचार्ज होने के बारे में क्या कह रहे थे। कहना क्या है? कल तक तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, मगर मुझे ये मुलाजमत नहीं करना है। वो क्यों भाई? सलीम ने हैरत से पूछा। इसलिए कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से वहाँ तक फैक्ट्रियाँ और मिलें मौजूद हैं। तो फिर ये कि शायद कोई और ऐसी फैक्ट्री निकल आए जिसकी मालिका कमवारी लड़की हो या किसी मिल ओनर की इकलौती बेटी हो। सलीम एक कहका लगाया और नजमा भी मुस्कुराने लगी। आप हंस रहे हैं? अनवर मुंह बना के बोला, मगर मैं किस्मत आजमाई किए बगैर आपकी मुलाजमत कबूल नहीं कर सकता। इंसाफ का तकाजा है कि कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत मुझे भी मिलना चाहिए, और साथ ही ये जमानत भी कि इस दौरान आप किसी और को मुलाजिम नहीं रखेंगे। काश मुझे मालूम होता कि फैक्ट्री की जानिब से जो इश्तिहार
اخبار میں چھایا ہوا ہے، وہ کسی ملازمت کا نہیں، ضرورت رشتہ کا اشتہار تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ سلیم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا کرتے؟ انور نے خیال انگیز انداز میں دہرایا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پتہ نہیں کیا کرتا، مگر طے ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا۔ اسی لمحے رضیہ اندر آفس میں داخل ہوئی۔ خواتین و حضرات، اس نے بلند آواز سے کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ابھی ورکرز یونین سے بات کر کے آ رہی ہوں۔ یونین نے اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کی شادی کی خوشی میں اپنے مطالبات واپس لے لیے ہیں۔ ہڑتال ختم ہو چکی ہے اور اس یادگار تقریب کی خوشی میں آج فیکٹری کی چھٹی ہے، اس لیے کام ختم کیجیے اور گھر چلیے۔ دعوت ولیمہ کا انتظام میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ انور آگے بڑھا۔ آپ کون ہیں؟ رضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھ سے ملیے محترمہ، میں ہوں انور حسین، اس فیکٹری کا لیبارٹری انچارج، اور اگر آپ کسی مل اونر کی غیر شادی شدہ صاحبزادی نہیں بھی ہیں تب بھی واللہ یقین کیجئے کہ آپ سے مل کر بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ اسی کیفیت میں مبتلا ہوں اور آج شام کی دعوت ہم دونوں کے لیے کسی آئندہ تقریب کی ریہرسل ثابت ہو۔ نجمہ اور سلیم ہی نہیں، اس تقریر دل پذیر پر رضیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی، ختم شد۔